नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व के उस तनाव की जो हाल ही में एक छोटे लेकिन विनाशकारी युद्ध में बदल गया। यह कहानी है ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष की। सालों से इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की आग सुलग रही थी, जो कभी छिपकर तो कभी खुलकर सामने आती रही। लेकिन जून 2025 में यह दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई। इस संघर्ष की जड़ में ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा मानता है। इजराइल का हमेशा से यह मानना रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और वह इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तनाव की पृष्ठभूमि काफी पुरानी है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद से ही यह क्षेत्र एक बारूद के ढेर पर बैठा था। ईरान ने खुलकर हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों का समर्थन किया, जो सभी इजराइल के दुश्मन हैं। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार अपनी धरती से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों, खासकर अमेरिका ने इस हमले को काफी हद तक नाकाम कर दिया था। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया था कि अब यह लड़ाई प्रॉक्सी या छद्म युद्ध नहीं रह गई है, बल्कि दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी पर्दे के पीछे कूटनीति और धमकियों का दौर चलता रहा। जून 2025 की शुरुआत में हालात तब और बिगड़ गए जब एक अमेरिकी थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वह सिर्फ 3 हफ्तों के भीतर 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री तैयार कर सकता है। इस रिपोर्ट ने इजराइल की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया। इजरायली सरकार और सेना को लगा कि अब कार्रवाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। उन्हें डर था कि अगर ईरान ने एक बार परमाणु हथियार बना लिया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा और पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। युद्ध की असली चिंगारी 13 जून 2025 को भड़की। उस दिन दुनिया ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने सभी को चौंका दिया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के अंदर घुसकर उसके सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस हमले का निशाना नतांज और इस्फहान में स्थित ईरान की परमाणु सुविधाएं थी। इजराइल का मकसद साफ था, वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ देना चाहता था, इससे पहले कि वह हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ले। इस हमले ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी और एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दी जिसकी आशंका तो सभी को थी, पर कोई चाहता नहीं था। इजराइल के 13 जून के हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। दुनिया सांस रोके देख रही थी कि आगे क्या होगा। कुछ दिनों की खामोशी के बाद ईरान ने अपना बदला लिया। सोमवार को ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक अल उदीद एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका पर था, क्योंकि ईरान मानता था कि इजराइल को इस हमले के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है। इस कार्रवाई ने संघर्ष को और खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब इसमें सीधे तौर पर एक महाशक्ति भी शामिल हो गई थी। इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर दिया। ईरान के इस जवाब के बाद अमेरिका भी खुलकर इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस बार निशाना फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों प्रमुख परमाणु केंद्र थे। ट्रंप ने बाद में दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने भी इन दावों की पुष्टि की, जिनमें फोर्डो और नतांज में भारी तबाही दिख रही थी। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इसने युद्ध को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन बड़े हमलों के बाद अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए एक युद्ध विराम की घोषणा की। ऐसा लगा कि शायद 12 दिनों से चल रहा यह खतरनाक खेल अब खत्म हो जाएगा, लेकिन यह शांति कुछ घंटों की ही मेहमान निकली। युद्ध विराम लागू होने के ठीक 4 घंटे बाद इजराइल ने तेहरान के पास एक रडार स्टेशन पर फिर से हमला कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। हालांकि ईरान ने किसी भी मिसाइल को दागने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर हालात को तनावपूर्ण बना दिया और युद्ध विराम की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इस उल्लंघन के बाद दुनिया भर से दबाव बढ़ने लगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सीधे बात की और उन्हें आगे कोई भी हमला करने से रोका। इसके बाद 11:30 GMT पर एक बार फिर से पूर्ण युद्ध विराम लागू किया गया, जिसे इस बार दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। इस तरह 12 दिनों तक चले हमलों और जवाबी हमलों का यह सिलसिला आखिरकार थम गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध को 12 डे वॉर का नाम दिया, एक ऐसा संघर्ष जिसने मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था और जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। इस 12 दिवसीय युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस संघर्ष में ईरान में कम से कम 627 लोग मारे गए, जबकि इजराइल में 28 लोगों की जान गई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, बल्कि ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो इस राजनीतिक और सैन्य टकराव में तबाह हो गए। ईरान के परमाणु ठिकानों के आसपास के इलाकों में रहने वाले आम नागरिक भी इन हमलों की चपेट में आए। यह युद्ध एक बार फिर यह याद दिलाता है कि जब दो देश लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा निर्दोष लोगों को ही झेलनी पड़ती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस युद्ध से गहरा धक्का लगा। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता को सालों पीछे धकेल दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि फोर्डो और नतांज के भूमिगत संयंत्रों को भारी क्षति पहुंची है। हालांकि खुफिया रिपोर्टों का मानना है कि यह झटका कुछ महीनों का ही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ईरान का लगभग 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम है, जिसका कोई अता पता नहीं है। ईरान का कहना है कि उसने इसे हमलों से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी मानती हैं कि यह नष्ट नहीं हुआ है। इस युद्ध पर दुनिया की प्रतिक्रिया बंटी हुई थी। अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य पश्चिमी देशों ने भी इजराइल के अधिकार को मान्यता दी। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख अरब देशों ने किसी का पक्ष लेने से परहेज किया और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की अपील की। उनकी चुप्पी यह दर्शाती है कि वे ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित तो हैं, लेकिन एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से भी बचना चाहते हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने इजराइल और अमेरिका के हमलों को अवैध करार दिया। कानूनी विशेषज्ञों का तर्क था कि चूंकि ईरान ने हमला शुरू नहीं किया था और न ही उसके पास परमाणु हथियार थे, इसलिए उस पर इस तरह का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी प्रस्ताव को रोक दिया। ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ईरान की संसद ने एक बिल पास करके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की भी धमकी दी, जिससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा को लेकर एक नया संकट खड़ा हो गया है। आज 28 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कायम है, लेकिन यह शांति बहुत नाजुक है। हवा में अभी भी तनाव घुला हुआ है। दोनों देश एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं और किसी भी छोटी घटना से हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। दोनों पक्षों ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो वे जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह शांति एक समझौते से ज्यादा एक अस्थायी ठहराव जैसा लगता है, जहां दोनों पक्ष अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मध्य पूर्व एक ऐसी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है जहां कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इस युद्ध के जरिए इजराइल ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की सैन्य क्षमता रखता है और उसे अमेरिका का पूरा समर्थन भी हासिल है। यह ईरान के लिए एक सीधा संदेश था। वहीं ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागकर यह दिखाया कि वह भी चुप बैठने वाला नहीं है और उसके निशाने पर अमेरिकी ठिकाने भी हैं। इस संघर्ष ने दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं और उनकी रेड लाइंस को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अब दोनों ही पक्ष एक पूर्ण युद्ध के खतरों को समझते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। आगे क्या हो सकता है, इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञ अलग अलग राय रखते हैं। एक संभावना यह है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि अगर ईरान गारंटी दे
तो अमेरिका एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम स्वीकार कर सकता है। लेकिन ईरान की सरकार पर कट्टरपंथियों का दबाव है, जो आईएईए से सहयोग खत्म करने और परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने की मांग कर रहे हैं। अगर ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाता है तो यह एक बहुत खतरनाक कदम होगा, जो उसे परमाणु हथियार बनाने के और करीब ले जाएगा। फिलहाल स्थिति एक चौराहे पर खड़ी है। यह युद्ध विराम एक स्थायी शांति की ओर पहला कदम भी हो सकता है, या फिर यह एक बड़े और अधिक विनाशकारी युद्ध से पहले का शांत तूफान भी साबित हो सकता है। यह सब आने वाले हफ्तों और महीनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा। एक बात तो तय है, इस 12 दिवसीय युद्ध ने मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है और इसके झटके अभी लंबे समय तक महसूस किए जाते रहेंगे। दुनिया उम्मीद कर रही है कि कूटनीति और समझदारी की जीत होगी, न कि हथियारों और हिंसा की।